हाय बच्चों, मेरा नाम केतन है। मैं डीसी एलुमनाई हूँ। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ विद्या मंदिर क्लासेस में और आप मुझे डाउट नेट के चैनल पे देख रहे हैं। तो गाइज़ आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एल्काइलाइड चैप्टर का, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म है, एलिमिनेशन, E1 एंड E2। राइट। तो आज हम गाइज़ E1 E2 की बातें करेंगे। आज हम उनकी ओरिएंटेशन ऑफ अटैक, उनका रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, उन पर कैसे कैसे गाइज़ क्वेश्चन आए जेई मेंस में, तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं डिटेल। राइट। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में आपको जितना इनपुट हो सकता है एलिमिनेशन मैकेनिज्म पे और एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 पे उतना मैं दे दूंगा। और इसको अगर आप फॉलो करोगे तो नेचुरली आपको E1 E2 समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। तो E1 E2 हम करेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे, उस पर बेस जो रिसेंटली अभी 2020 में बड़े सारे क्वेश्चन आए वो डिस्कस कर लेंगे। और है ना, आज आज हम E1 E2 ख़त्म कर लेंगे अच्छे से। राइट। तो हम हमसे क्वेश्चन रुकेगा नहीं। आज के लेक्चर के बाद हम आराम से हर चीज़ अटेम्प्ट कर लेंगे। राइट। तो बढ़ते हैं। चलो, एलिमिनेशन का क्या मतलब क्या है? E1 E2 तो चलो बात की बात है, एलिमिनेशन का मतलब क्या है वही समझना पड़ेगा पहले। सो लेट्स कम डाउन टू एलिमिनेशन। राइट। तो गाइज, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन? एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, सजेस्ट कर रहा है नाम कि कुछ पेरेंट मॉलिक्यूल से एलिमिनेट हो रहा है ना। क्या बोला मैंने? कुछ पेरेंट मॉलिक्यूल से एलिमिनेट होना इज नथिंग बट एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आप नीचे रिएक्शन देखो गाइस ध्यान से, मैंने जैसे अगर मैं पहली बात करूँ, पहला, if we are talking about alkyl halides today, then I think we will restrict ourselves to first reaction, है ना। सेकंड रिएक्शन तो अल्कोहल्स की है गाइस, इसको अल्कोहल में डिस्कस करेंगे। तो पहले रिएक्शन आप ध्यान से देखो, पेरेंट मॉलिक्यूल ये था, मतलब सबस्ट्रेट ये था, दिस वाज अ सबस्ट्रेट या पेरेंट मॉलिक्यूल, कुछ ही बोल दो। अगर सबस्ट्रेट से कुछ निकाला जा रहा है गाइस तो हम क्या कहेंगे? एलिमिनेशन, है ना। सबस्ट्रेट में कुछ डाला जा रहा है तो क्या बोलेंगे? एडिशन। और सबस्ट्रेट में से कुछ हटा के कुछ डाला जा रहा है तो सब्स्टिट्यूशन। सो गाइस, हमने तीनों चीज़ें देख ली। एडिशन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा और एलिमिनेशन में क्या होगा। फिलहाल हम यहाँ पर एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए ज़रा ध्यान से। पहले रिएक्शन में अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो हुआ ये है कि पेरेंट मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट था उसमें से H निकला और ये X निकला। ठीक है। और क्या बन गया? एल्कीन बन गया और साथ में HX। कुछ निकल रहा है तभी गाइस बोल रहे हैं एलिमिनेशन। नाम से ही चल रहा है यार, बहुत सिंपल है। एलिमिनेशन इज नथिंग बट समथिंग रिमूविंग फ्रॉम द मॉलिक्यूल, है ना। कुछ रिमूव हो रहा है मॉलिक्यूल से, यही मतलब है इसका। ठीक है। अगर कुछ ऐड कर दे तो एडिशन, अगर कुछ हटा के ऐड कर दे तो सब्स्टिट्यूशन, बताइए आपको। ठीक है। नीचे वाली रिएक्शन देखते हैं। अच्छा सर गाइस, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखो इसका, आप खुद भी गेस कर सकते हो। यहाँ पर हाइड्रोजन निकला है और हैलोजन भी निकला है ना। रिमूवल के लिए डी लगाएंगे। हाइड्रोजन निकले तो हाइड्रो, हैलोजन निकले तो हैलो, तो क्या नाम है उसका गाइस? डी हाइड्रो हैलोजनेशन। डी हाइड्रो हैलोजनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ HX। डी मतलब मैंने बताया ना, रिमूवल, और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन का मतलब हैलोजन। तो जब हैलोजन और हाइड्रोजन HX का रिमूवल होता है तो उस रिएक्शन क्या बोले जाता है? डी हाइड्रो हैलोजनेशन। इसको आगे बढ़ेंगे अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद। इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे, डिहाइड्रेशन गाइस। ये अभी हमें नहीं पढ़ना बिकॉज वी आर स्टडिंग एल्काइल हैलाइड टुडे हियर, है ना। दिस इज एल्काइल हैलाइड सीरीज गोइंग ऑन। सो अल्कोहल की बात नहीं करनी, बट फिलहाल अगर एग्जांपल लेना हो एलिमिनेशन का तो समझा जा सकता है कि भाई यहाँ से आपको क्या हो गया? पानी निकल गया H और यहाँ से OH जैसे निकला, तो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड आ गया और H2। ये तो यार 10th की रिएक्शन है, ये तो हमने पढ़ी आए थे, हमने क्लास 10 में पढ़ी थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। राइट। तो वो भी वहाँ पर हमें क्लियर था कि कुछ हमें रिमूव किया था, और अब यहाँ पर हमें क्लियर लग रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ रिमूव ऑफ कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे क्या बोल दिया? डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो जब पेरेंट मॉलिक्यूल से बेटा कुछ रिमूव होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। गाइस पॉपुलरली वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी दो ही होती हैं, इट इज E1 E2। ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। लेट्स राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। इन्हीं की हमें गाइस बात डिस्कशन करनी है, इन्हीं पे गाइस क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। एक ऐसे इवन CB भी होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बिकॉज पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। तो उसकी बात नहीं डिस्कस नहीं करूंगा मैं यहाँ पर। E1 E2 की मेनली बात यहाँ पर करूंगा मैं। ठीक है। चलो बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला है गाइस E1। ठीक है जी। दूसरा है E2। एक बार इसको लिख लेते हैं, क्या मतलब है इनका। देखो, E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, वो तो साफ दिख रहा है हमें, है ना। इतना तो हम फिगर आउट खुद कर भी सकते हैं। बट 1 का मतलब क्या होगा? इस 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर मतलब है इसकी RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में मॉलिकुलरिटी 1 है। सिमिलरली अगर मैंने E2 लिखा है तो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, इसका मतलब इसके RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है। अभी RDS क्या होता है?
ये इसके रिएक्शन मैकेनिज्म ही समझ में आएगा, हमें ओरिएंटेशन अटैक में समझ में आएगा, है ना, मोर इंपॉर्टेंट इन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जब हम वहाँ पर आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल अभी लिख लेते हैं, ये यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन है। ये ऐसे बोल दो, E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन और 1 स्टैंड्स फॉर मॉलिकुलरिटी 1, दैट इज यूनिमोलिकुलर। सो इट इज एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, राइट। और नीचे वाला है गाइस एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। दिस इज एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। इन्हीं की गाइस मेन डिस्कशन करनी है। एक इवन सीबी भी होता है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज उस पर क्वेश्चन में पूछे जाते नहीं है। ठीक है, वो वैसे ही बस एल्डोल में यूज होता है, वैसे तो एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए हम मेजरली एलिमिनेशन की बात करेंगे, इवन ई टू। उसमें से भी गाइस जो पॉपुलर है वो कौन सा है, ई टू। इन दोनों में से कोई पूछे ना वैसे कि मोर पॉपुलर कौन सा है, ई टू इज मोर पॉपुलर। और इसकी ज़्यादा रिएक्शन, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ। पॉपुलर का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो, है ना, पब्लिसिटी हो रही है उसकी, ये मतलब उसकी वजह रिएक्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज पॉपुलर। ओके, सो विल टॉक अबाउट द रिएजेंट्स, ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट द रिएजेंट्स, है ना, विल टॉक अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म, विल टॉक अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग गाइस विल टॉक अबाउट, एंड द क्वेश्चंस आल्सो। सो आपका इस लेक्चर में इवन ई टू मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा बेसिकली, है ना, एम मेरा यही है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमिनेशन, दैट इज ई टू। पहले ई टू से स्टार्ट करेंगे फिर ई वन पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस ई टू। तो ई टू रिएक्शन एलिमिनेशन मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, एक स्नैपशॉट यहाँ पर दिख रहा है हमें, राइट। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हाइड्स। देखो ई टू को बोल सकते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑल्सो। अभी हमने डिस्कस किया था पीछे, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एच एक्स, राइट। सो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन बोल दो गाइस। इसको एक और नाम से जाना जाता है, बीटा एलिमिनेशन। इट इज ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम, दैट इज बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है, देखेंगे कुछ बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन से रिलेटेड है बेसिकली। वो क्या है, लेट्स सी। ठीक है, so dehydrogenation of alkyl halide, it is given by, it can be achieved by E1 और E2 guys। more popular E2 है, बायोमोलिकुलर पाथ, है ना। 2 का मतलब बायोमोलिकुलर, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इन्होंने रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखे, जरा उसको समझ लेते हैं गाइस। उससे समझने से पहले, रिएक्शन मैकेनिज्म आने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे अगर मैं इसका एक अगर इसका जनरल रिएक्शन लिखूं, जनरल रिएक्शन दैट इज नथिंग बट आर एक्स आर ओ माइनस आर डैश ओ माइनस आर डैश ओ एच। देखिए एक चीज आपको यहाँ बतानी है कि एलिमिनेशन कराने के लिए कहीं, जैसे हमें याद है ना, देखिए जब हमें सब्स्टिट्यूशन कराना होता है तो हमें पता है कि एक न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि दूसरे न्यूक्लियोफाइल को धक्का मारते हैं, खुद लग जाता है वहां पर, है ना। सिमिलरली अगर हमें एलिमिनेशन कराना है ना, तो गाइस वी नीड टू हैव अ बेस। हमें बेस की रिक्वायरमेंट है। बेस क्या होता है आपको पता ही है गाइस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विद अ वेरी अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज। बेस का मतलब होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे की खींच ले, है ना, आसानी से दूसरे इलेक्ट्रॉन, बेसिकली आप कह सकते हो आसानी से, एक वर्ड बोल रहा हूँ, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर ले, यही मतलब H प्लस एक्सट्रैक्ट कर ले। बेस का काम क्या है, टू एक्सट्रैक्ट अ प्रोटॉन। उसके बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज होता है, दैट मींस इट वांट्स टू गेट रिड ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज। उसके लिए क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहीं से खींच लेगा, राइट। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहीं से खींच लेगा। तो इसका मतलब बेस होना बहुत जरूरी है एलिमिनेशन कराने के लिए। तो कहीं नोट करके लिख लेता है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कैरिंग आउट एलिमिनेशन, है ना, फॉर कैरिंग आउट एलिमिनेशन बेस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बेस का मतलब क्या होता है कहीं मैंने बता दिया, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जिसमें नेगेटिव चार्ज, आप कह सकते हो एक बेसिकली एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा अनस्टेबल है गाइस। समझो बात को ना, रटना नहीं है इसको। अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होगा कि इट वांट्स टू गेट रिड ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज, दैट मीन इट वांट्स टू पार्ट इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू अनदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। ये चाहता है कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब ना, मतलब जो बेसिकली जिस 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 स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, बेसिकली ये फीलिंग है। मैं बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है अपनी तरफ, है ना, क्योंकि उसके पास क्या है, भरा पड़ा उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो तो कह रहे आजा आजा, मेरे पास तो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ले तू तू खुद लेके खुश हो जा, है ना। तो बेसिकली वही वाली फीलिंग है, एक लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन वाली फीलिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो बेस इज रिक्वायर्ड। आप लिख सकते हो बेस क्या होता है, बेस इज नथिंग बट अ एंटिटी, और न्यूक्लियोफाइल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे ना, न्यूक्लियोफाइल with very unstable negative charge।
ठीक है, वेरी अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज। जैसे गाइस हमारा ग्रिग्नार्ड है ना, ग्रिग्नार्ड हमें पता है बेसिकली क्या होता है, ग्रिग्नार्ड इज आर माइनस, ग्रिग्नार्ड एग्जाम्पल लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जी आर ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट इज आर माइनस। इसमें अगर हम देखें तो ये होता है आर एम जी एक्स, है ना। जी आर का मतलब क्या है, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये इस पे क्या होता है, आर पे माइनस होता है। आर का मतलब आपको समझते हो, एल्काइल, एल्काइल का मतलब होता है कार्बन। इस कार्बन पे हम पढ़ चुके हैं नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। तो इसका मतलब वो ये एंटिटी यहाँ पर बात बन रही है ना, कि जो एंटिटी या न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो, वो क्या होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। सिमिलरली गाइज यहाँ पर मैंने एक रिएजेंट लिया, आप नोटिस कीजिए। अच्छा एक बात और थी, बेस जो होता है गाइज, जैसे हमारा जो बेस होता है ना, वो अटैक करता है बीटा कार्बन पे। जैसे अगर आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो वो कहता है वो किस पे अटैक करता है, वो अल्फा कार्बन पे अटैक करता है। बट जो बेस होता है वो बीटा कार्बन पे अटैक करता है। तो यहाँ एक और पॉइंट लिख लेते हैं, बेस अटैक्स ऑन बीटा कार्बन। क्या होता है बीटा कार्बन, आपको स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करूंगा, वेट फॉर इट। ठीक है। तो उसका मतलब गाइस अब ये कंफर्म है, अगर हमें एलिमिनेशन कराना है तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये रिक्वायरमेंट होगा एक तरह से, है ना। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेते हैं, अगर आप बेस नहीं लेते हैं बेसिकली, स्ट्रॉन्ग चलो मारो गोली, बेस नहीं लेते हैं तो एलिमिनेशन नहीं होगा, rather क्या हो जाएगा, सब्सिट्यूशन हो जाएगा उस केस में। ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हम एलिमिनेशन की आज बात कर रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्ट आरसेल टू अ बेस, राइट। तो बेसिकली गाइस यहाँ पर क्या है, ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना, आर ओ माइनस आर ओ एच। गाइस आर ओ माइनस देखिए, पहले ओ पे नेगेटिव चार्ज है, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। और ऊपर से आप देखो आर लगा दिया आपने उसके साथ, क्या करेगा बेटा, वो प्लस आई लगाएगा। प्लस आई का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ओ की तरफ और इलेक्ट्रॉन इसी बढ़ा देगा उस पर। तो पहले से ही ओ पे नेगेटिव, देखो ना, ओ का साइज पहले से बहुत छोटा है, वो नेगेटिव चार्ज रख के बैठा हुआ है, ऊपर से ये प्लस आई इफेक्ट लगा के और इलेक्ट्रॉन इसी बढ़ा रहा है। ठीक है ना। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाली फीलिंग आ रही है हमें गाइस, बिल्कुल आ रही है। अब सॉल्वेंट मैंने और महान ले लिया यहाँ पर, मैंने सॉल्वेंट ले लिया ऐसा कि जो क्या कर रहा है गाइस, जो न्यूक्लियोफाइल को स्टेबल नहीं कर रहा, न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं कर रहा था और अनस्टेबल बना रहा है ना। तो इसका मतलब आर ओ माइनस आर ओ एच के अगर मैं केस लेता हूं, पहले ही आर ओ माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पहले ही छोटे से ऑक्सीजन पे बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल है, प्लस का इफेक्ट लगा रहा है आर अपना, तो और क्या हो रहा है, सॉल्वेशन बेकार कर रहा है आर ओ एच, जिसकी वजह से व्हाट इज हैपनिंग गाइस, नेगेटिव चार्ज की पावर और बढ़ जा रही है। तो गाइस जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की नेगेटिव चार्ज और बढ़ाते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक्चुअली आर ओ माइनस आर ओ एच इज विल नथिंग बट एक्ट एज अ बेस। तभी यहाँ पर गाइस हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बातें कर रहे हैं। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या होगा, तो लेट्स सी द रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके बाद आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस दिस रिएक्शन मैकेनिज्म गाइस। तो आई होप हमें बेस क्लियर है। ठीक है, और भी एग्जांपल होते हैं गाइस, अल्कोहलिक KOH इज आल्सो अ बेस, आपको लिखना, आप लिख सकते हैं एग्जांपल्स, अल्कोहलिक KOH इज आल्सो अ बेस, NaNH2 ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इनफैक्ट अल्कोहलिक KOH से भी स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में नेगेटिव और ओ पे नेगेटिव, गाइस कहाँ स्टेबल होगा, ओ पे नेगेटिव होगा स्टेबल। क्यों, क्योंकि ओ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो नाइट्रोजन थोड़ा और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, तो उसका मतलब वो अच्छा बेस और बन गया। तो उसका मतलब NaNH2 इज अ वेरी और more stronger base, than alcoholic KOH basically, right? So what is the mechanism guys, let's see. Now we know that a base is required for elimination and it attacks on beta carbon। आ जाओ यहाँ पर आ जाओ जी। अगर यहाँ पर देखिएगा इस जिससे Br अटैच है, जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, चाहे Br हो चाहे कुछ और लगाओ, ClI कुछ भी whatever, ठीक है, तो उससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा उसे बोला अल्फा, और उसके साथ वाले क्या बोला बीटा। तो इसका मतलब जो भी बेस काम करेगा वो बीटा कार्बन पे करेगा, बीटा वाली पोजीशन पे करेगा, अल्फा वाली पोजीशन में नहीं करेगा। ठीक है, ये मानो क्लियर कर दिया। गाइस इसका क्या होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, आप जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज स्क्रीन पे। जिस पॉइंट पे C2H5O माइनस, जिस पॉइंट पे C2H5O माइनस क्या कर रहा है, आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस का काम क्या है, अभी पढ़ा हमने, बेस का काम क्या होता है गाइस, एक्सट्रैक्ट अ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब एक्सट्रैक्ट अ H+, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लूटेगा बेसिकली, है ना, क्योंकि तो अपने पास नेगेटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल लग रहा है, तो चाहता है भाई कहीं से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी खींच ले, है ना, और अपने आप को स्टेबल कर ले। तो C2H5O माइनस क्या करेगा, H इससे दिख रहा है, वो भी कौन सा वाला इस बीटा, है ना, मैंने कहा था बीटा कौन पे अटैक करता है, तो बीटा H खींचने में बिलीव रखता है बेसिकली ये। तो बीटा H खींचने में बिलीव रखेगा तो क्या होगा इस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से, और कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। कब बनाएगा, जब इस कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, है ना, अभी तो क्रिएट नहीं हुआ एम्प्टी ऑर्बिटल, बट साथ में देखो Br है, और Br गाइस हमें पता है इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। Br क्या है, इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप।
तो जरा आप समझते हैं हुआ क्या है। C2H5O- आया, उसने पर्टिकुलरली बीटा कार्बन को सर्च किया और उसमें बीटा हाइड्रोजन को खाने की कोशिश करी, है ना, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी इस तरीके से, जैसे एरो दिख रहा है हमें। उससे क्या होगा, जैसी H, आपको पता है यहां पर जैसी H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, तो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, गाइस ध्यान से देखिएगा, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से, है ना। मतलब कार्बन में एक तरह से नेगेटिव चार्ज आ रहेगा बिकॉज H प्लस की फॉर्म में लीव हुआ है। ठीक है, तो क्या करेगा, कार्बन में नेगेटिव तो स्टेबल नहीं होता ना, आपको पता ही है। तो साइमल्टेनियसली क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, साइमल्टेनियसली वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया बिकॉज कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल तो नहीं होता। बट बेटा शिफ्ट तो तब होगा ना जब कार्बन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल हो। एक बॉन्ड और बना सकता हूं, पहले से 4 बॉन्ड बना के फ्री हटाए तो, अरे पहले से 4 बॉन्ड बना के भी ये तो बैठा हुआ है, 5वां बॉन्ड सोना बना लेगा, कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बनाता है। तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला बी आर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो बी आर माइनस की फॉर्म में निकलना चाहता है। तो जिस पॉइंट पे गाइस बी आर माइनस में निकलना चाहेगा, उसी पॉइंट पे C2H5O- H को खाना चाहेगा। तो यहां पर गाइस बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, राइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंसर्टेड मैकेनिज्म। इसको क्या बोला जाता है गाइस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब है बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन occurs simultaneously। ठीक है जी, बॉन्ड फॉर्मेशन occurs simultaneously। तो देखो इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, अगर आप देखो यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट बनाई है बेटा, लिखा भी हो यहाँ पर। और आपको बता देता हूँ ट्रांजिशन स्टेट बनना ही आरडीएस होता है गाइस। दैट मीन्स ये जो आप स्टेप देख रहे हैं, ये सिंगल स्टेप उन्होंने बोला रिएक्शन हुई है, इस स्टेप में गाइस 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है जो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं। वो कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखिए। एक तो C2SiOH खुद है 1, और एक सबस्ट्रेट सेकेंड। तभी गाइस 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ना आरडीएस के अंदर, दिस इज आरडीएस बेटा। Formation of transition state is an RDS. We can write that. Formation of transition state, right, is RDS. तो बेटा RDS मतलब redetermining step, और मैंने बताया था यूनिमोलिकुलरिटी और बायोमोलिकुलरिटी हमारी RDS से ही आती है। तो RDS से क्लियर हो रहा है कि 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं उसका एक ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए, जहां पर बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन इज अकरिंग साइमल्टेनियसली। सो दैट मीन्स इट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन। वाई, बिकॉज इसकी मोलिकुलरिटी क्या है बेटा, 2। क्या है इसकी सो गाइस इसकी मोलिकुलरिटी क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर मोलिकुलरिटी डिफाइन कर दी है, आप देख सकते हैं एक बारी, दैट इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन आरडीएस। जितने हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आरडीएस में पार्टिसिपेट करते हैं वो उनकी मोलिकुलरिटी बन जाती है। तो यहाँ से मैंने क्लियर किया आपको, एक बेस खुद और एक सबस्ट्रेट, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो उसकी मोलिकुलरिटी 2 हो जाती है। ठीक है, अब देखो होगा क्या अल्टीमेटली, आप देख रहे हो BF ABB लिखा हुआ है। BF मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, B मतलब बॉन्ड ब्रेकेज। तो सारा स्टेप क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। ठीक है, तभी मैंने बोला यहाँ पर कि कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होता है। सो अल्टीमेटली क्या होगा, BR यहाँ से निकल जाएगा और C2H5OH क्या करेगा, इस H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा इस तरीके से, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा अल्टीमेटली, पाई बॉन्ड बन जाएगा बीच में, आप देख रहे हैं यहाँ पर एरोस मेंशन है गाइस। इसने क्या किया, H प्लस खा लिया, ये बाहर निकल गया, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर अल्टीमेटली शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, C2H5OH बन गया, बेस से जब H प्लस खाया तो C2SOH भी बनाएगा, यहाँ पर एल्कीन बन गया बेटा, और साथ में Br माइनस लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो इसका मतलब एल्कीन बन रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर H और X रिमूव हो रहा है, तभी इस हमने क्या बोल दिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे गाइस इसको, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, राइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। और बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलेंगे इसको, बिकॉज बीटा कार्बन पे बेस ने अटैक किया, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, राइट। इसमें एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा मैं गाइस, अगर हमें यहाँ पर जैसे आपने देखा था रिएक्शन ये हो रहा था कि RX में क्या डाल रहे थे हम, R-O-, अब तो समझ में आएगी आपको, और ROH। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनते हैं गाइस, वो आपको बताना था यहाँ पर। एक बनता है ROR- ईथर बनता है, और एक एल्कीन जो भी हमने पढ़ लिया बाय E2 मैकेनिज्म। ठीक है, बाय E2 मैकेनिज्म। तो फिलहाल अभी मैं ईथर की बात नहीं करूंगा बिकॉज आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो मैं E2 की ना आपको मेजर प्रोडक्ट कब बनेगा वो कंडीशंस बताऊंगा यहाँ पर। What should I take R and R- so that I get alkene as a major product? That's my main aim here. ठीक है, तो अगर फॉर, मैं लिख रहा हूं स्पेसिफिकली फॉर
एल्कीन टू बी मेजर, एल्कीन टू बी अ मेजर प्रोडक्ट गाइस, क्या करेंगे आप? ठीक है, बेस अच्छा कर लीजिए बहुत। गाइस बेस अच्छा करने वाला है कि उसके नेगेटिव पावर को और अनस्टेबल कर दीजिए। राइट, आपने पढ़ा है ना, भी बेस अच्छा होगा तो एलिमिनेशन करेगा, एलिमिनेशन वाला E2 हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा बेसिकली। तो इसका मतलब कि अरे मतलब एलिमिनेशन प्रोडक्ट है ये बेसिकली। E2 का मतलब है एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, और ये ईथर का मतलब क्या है, इसे SN2 होता है यहाँ पर, तो ये सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट है। ठीक है, इसकी बात अभी नहीं कर रहा मैं, इसकी मैं सेपरेटली एक लेक्चर लूंगा जिसमें सब्सटीट्यूशन में से एलिमिनेशन होगा, वहां पर डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी ये बस समझाना चाह रहा हूँ कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट यहाँ मेजर कब बनेगा। एक तो आप ये कह सकते हो भैया कि जो हम बेस ले रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब R' 3 डिग्री होना चाहिए। और गाइस सबस्ट्रेट की रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं कब एलिमिनेशन अच्छा होगा, कब अच्छा होगा, जब यहां पर गाइस डेल्टा पॉजिटिव भर भर के अवेलेबल होगा। यस और नो? नो गाइस, ध्यान रखना, गलत है बिल्कुल। अगर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा भर भर के हम सोच रहे हैं ना, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वहां पर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है ना, हम तो चाहते हैं एलिमिनेशन हो ना, ध्यान रखना प्लीज। डेल्टा पॉजिटिव कम होना चाहिए, अगर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा हुआ सिस्टम में तो वहां तो न्यूक्लियोफाइल, भाई न्यूक्लियोफाइल भी तो है ये। मैंने बेस को क्या बोला था, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विद नेगेटिव, विद अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब अगर डेल्टा पॉजिटिव अगर आप ज्यादा साइड दे रहे हो तो अपना न्यूक्लियोफिलिसिटी बिहेव कर लेगा। तो आप वो नहीं कराना चाहते, आप न्यूक्लियोफाइल ऐसे बिहेव नहीं कराना चाहते, तो इसका मतलब डेल्टा पॉजिटिव क्या कर दो, वैनिश कर दो या डिमिनिश कर दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें आर को 3 डिग्री बनाना पड़ेगा या फिर 2 डिग्री बनाना पड़ेगा। 1 डिग्री में तो साफ दिख रहा है डेल्टा पॉजिटिव भर भर के अवेलेबल होगा। कहने का मतलब ये है कि आर क्या होना चाहिए अगर एलिमिनेशन कराना है, इट हैज टू बी 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट RX, with respect to substrate Rx, what is the ease of reaction towards SE2? What is the ease of reaction with respect to E2? देखो दो के रिस्पेक्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है। एक मैंने यहाँ पर ये सबको रिएजेंट ही बोला जाता है, ये रिएजेंट और ये सबस्ट्रेट है ना। सबस्ट्रेट को हम रिएक्टेंट बोलते, मतलब रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि रिएजेंट के टर्म में भी हमने एक्सप्लेन किया है, देखो उसकी कंडीशन में लिखी है मैंने, और सबस्ट्रेट के टर्म में भी एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब है रिएक्टिविटी ईज ऑफ ऑर्डर को विद रिस्पेक्ट टू SN2 को, विद रिस्पेक्ट टू E2 को मैं दोनों के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकता हूँ, सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट। अगर सबस्ट्रेट के टर्म में डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, देखो लेट्स से वी हैव CH3CH2X, वी हैव CH3CH3X, राइट, एंड देन CH3 ट्रश ले लिया मैंने, राइट, मैंने क्या ले लिया गाइस, ट्रश ले लिया। तो आपके सामने यार अब क्या लग रहा है आपको, देखो यहाँ से यहाँ जाते हैं, है ना, अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो क्लियरली हमें दिख रहा है क्या होगा। अगर यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, राइट, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भाई यहाँ पर क्या होगा कि आप डेल्टा पॉजिटिव करेक्टर आप कम कर रहे हो। यहाँ तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये सिर्फ मिथाइल प्लस आई लगा रहा था, यहाँ पर थोड़ा कम हुआ, क्यों क्यों कम हुआ, बिकॉज दो जगह से प्लस आई लग गया, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो गया ना बेसिकली, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर दी उन्होंने, यहाँ तीनों जगह सप्लाई कर रहे हैं, तो शार्पली क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव कम हो जाएगा। तो अगर मान लो यार C2H5O- आया भी ना ऐसा न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक ही नहीं कर पाएगा ना टर्शियरी पे, क्यों, एक तो हिंड्रेंस मिल रही है उसे, देखो जबरदस्त हिंड्रेंस मिल रही है 3 मिथाइल से, और ऊपर से बेटा डेल्टा पॉजिटिव सेंटर ही नहीं है। भाई अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो क्या करता है, वो तो डेल्टा पॉजिटिव सेंटर सर्च करता है और वहां पर अटैक करता है। तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल आ भी रहा है तो टर्शियरी पे तो अटैक नहीं कर पाएगा, रीजन भी हिंड्रेंस ज्यादा है और ऊपर से डेल्टा पॉजिटिव है ही नहीं। तो बेटा क्या होगा, टर्शियरी वाला 3 डिग्री वाला, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 3 डिग्री वाला बेस्ट क्या देगा बेटा, एलिमिनेशन देगा, एंड वर्स्ट सब्सिट्यूशन देगा। कह सकते हैं ना बातें, क्योंकि सब्सिट्यूशन के लिए तो हम 1 डिग्री को प्रेफर करेंगे, क्यों, क्योंकि अब देखो हिंड्रेंस भी कम है, एक ही मिथाइल ग्रुप है हिंड्रेंस देने के लिए, स्टेरिक हिंड्रेंस देने के लिए, और ऊपर से क्या है, डेल्टा पॉजिटिव भर भर के अवेलेबल है। तो अगर RO माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो अटैक कर लेगा यहाँ पर, ठीक है ना। बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि एलिमिनेशन कब अच्छा होगा। सो क्लियरली समझ में आ रहा है कि एलिमिनेशन किसमें अच्छा होगा, टर्शरी हेलाइड में अच्छा होगा। तो अगर आप ईज ऑफ SN2 देखोगे तो ये ऑर्डर आने वाला है, ठीक है। अगर मैं बोलूं विद रिस्पेक्ट टू रिएजेंट बेस RO माइनस, ease of reaction towards E2 क्या बोलेंगे गाइस, देखिए एक बारी। अब इस बारी ऐसे लिखते हैं CH3C एक बार मैंने 3 डिग्री लिया, राइट, एक बार मैंने 3 डिग्री लिया है, और एक बार लेट से मैं 2 डिग्री लेता हूँ, और एक बार 1 डिग्री।
तो आप खुद दिमाग लगाओ गाइस, आई थिंक हमें बात समझ में आ रही है कि आर माइनस पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर हम डिग्री बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देखो प्लस आई से बहुत ज़्यादा क्या होगा, ओ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब ओ पे पहले देखो ना साइज छोटा है, नेगेटिव साइड लेके बैठा हुआ है, और ऊपर से तुम भर भर के प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हो, तो उसके छोटा सा साइज कितना हैंडल कर पाएगा यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नहीं कर पाएगा हैंडल। काफी अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज होगा किसके अंदर, 3 डिग्री के अंदर, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। रीजन भी क्योंकि प्लस आई यहाँ पर ज्यादा है, दो मिथाइल लगा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक ही इथाइल ग्रुप लगा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जहां पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है वहीं पर ही ओ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अनस्टेबल होगा, वहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओ पे बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा गाइस, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। तभी आप देखो, मैंने देखो लिखा हुआ है आर डैश अगर 3 डिग्री होता है, सिर्फ 3 डिग्री बोला मैंने, 2 डिग्री भी नहीं बोला मैंने, आर डैश अगर 3 डिग्री होता है तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, तो आसानी से क्या करेगा गाइस, एलिमिनेशन करा देगा। क्या होगा गाइस, आसानी से एलिमिनेशन बाई ए टू करा देगा। तो उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, ये होने वाला है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू रिएजेंट भी देख लिया, विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट भी देख लिया कि E2 का अच्छा कब होगा। तो हमने देखा विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट E2 अच्छा तब होगा जब आप टर्शियरी हैलाइड लोगे, और एलिमिनेशन इनफैक्ट सेकेंडरी हैलाइड में भी हो जाएगा। सबस्ट्रेट अगर आप सेकेंडरी टर्शियरी दोनों लेते हो तब भी अच्छा एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर आप रिएजेंट लेते हो तो उसमें सिर्फ 3 डिग्री लोगे तो अच्छा बेस बनेगा, तो रिएक्शन एलिमिनेशन करा देगा। ठीक है, तो दीज आर अ फ्यू कंडीशंस थ्रू विच वी कैन से, देखो दोनों पे बात डिपेंड क्यों करे, बिकॉज बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। आई हैव ऑलरेडी मेड इट वेरी मच क्लियर टू यू कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है आरडीएस से वो दोनों की कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा गाइस। कौन कौन से, एक तो रिएजेंट है और एक सबस्ट्रेट, तो इन दोनों की अगर आप, तभी आप दोनों की एनालिसिस कर पा रहे हैं ना, क्योंकि जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। वाई, बिकॉज इट इज बायोमोलिकुलर इन नेचर। ठीक है ना, अगर बायोमोलिकुलर है तभी ऐसा हो रहा है, अगर नहीं होता तो नहीं होता। राइट, चलो इवन की बात करते हैं। राइट, अच्छा स्टीरियोकेमिस्ट्री गाइस, ओरिएंटेशन भी यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं कि जो E2 है ना, दैट इज ऑलवेज कैरी आउट एंटी एलिमिनेशन गाइस। ये हमेशा एंटी एलिमिनेशन कैरी आउट करते हैं। एंटी एलिमिनेशन का मतलब है कि जिस साइड से लेट से तुम्हारा हाइड्रोजन निकला, देखो दो चीजें निकल रही हैं, सिंपल सी बात है यार, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, अगर जिस साइड से हाइड्रोजन निकला उसके ऑपोजिट साइड से हाइड्रोजन निकलेगा। ऐसा नहीं कि मानो हाइड्रोजन अगर लेट से डैश पे है तो मतलब है ना, वो भी डैश पे होगा, नो, हाइड्रोजन भी डैश पे होगा, नो, इट हैज टू बी ऑन वेज, है ना। अगर मान लो वो प्लेन के नीचे से निकल रहा है तो वो प्लेन के ऊपर से निकलना चाहिए, तभी क्या होगा, स्टेयरिंग हिंड्रेंस कम से कम होगा। तो ये आपको गाइस यहाँ दे रखा है, अगर आप देखो तो अगर बेस लिया मैंने बी माइनस, तो वो क्या कर रहा है, आप देखो ये अल्फा कार्बन है जहाँ बी आर लगा है, बी आर है गाइस डैश पे, कहाँ पर है, डैश पे, तो उसका मतलब एच किस पे होना चाहिए, वेज पे होना चाहिए। अगर एच वेज पे होगा गाइस तभी एंटी एलिमिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपके सामने दो चॉइस है, अगर आप ध्यान से देखो, उन्होंने दो बीटा कार्बन मार्क किए हुए हैं, अल्फा की पोजीशन के साथ वाला बीटा का पोजीशन ही होता है। तो बीटा कार्बन अगर देखें नीचे वाला गाइस, मैं बीटा 1 बीटा 2 मार्क कर लेता हूँ। बीटा 1 पे जो कार्बन है हमारा उस पर मिथाइल लगा हुआ है जो कि वेज पे है, तो गाइस डैश पे ऑटोमेटिकली एच ही होगा, है ना। आप देखो बी आर भी डैश पे और एच भी डैश पे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब ये है कि अगर आपका बी आर डैश पे है तो एच शुड बी ऑन द वेज। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एंटी एलिमिनेशन नहीं होगा, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी, वो रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें चाहते हैं कि एलिमिनेशन एंटी हो, तो इसलिए क्या करेंगे, वो वाला एच चूज करेंगे बीटा हाइड्रोजन जो वेज वाला हो। आई थिंक कौन सा है वो बीटा 2 वाला है। बीटा 2 पे चेक करोगे तो ये वाला वेज पे गया हाइड्रोजन। तो इसलिए बेस ने क्या किया, इसको अटैक कराया, इसको यहां से एक्सट्रैक्ट किया, सॉरी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट हुई और बी आर यहां से टाटा बाय बाय कर गया। गुड लिविंग ग्रुप है तो निकलेगा ही निकलेगा। सबको देखो एक ही साथ हुआ है क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन मैं बता चुका हूं। ठीक है ना, इट्स अ वन स्टेप रिएक्शन। सो क्लियरली क्या बन गया मेजर प्रोडक्ट गाइस, ये बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। इससे देखो एक लिखा हुआ है यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट। गाइस हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब है ये लेस सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है, लेस सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है ना। मतलब मैं बता दूं क्या है, अगर मान लो देखो हमने बीटा 1 वाला एच निकाला होता गाइस तो क्या होता, देखो तो प्रोडक्ट ये बनता, देखो अगर बीटा 1 वाला एच निकाला होता तो प्रोडक्ट क्या बनता, देखो ये बनता, इट्स लाइक दिस। और यहाँ पर अगर अल्फा एच काउंट करोगे ना गाइस, अल्फा एच, तो इस एल्कीन से साथ अल्फा एच कितने हैं, देखो 3 यहाँ पर है, ये अल्फा 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो कितने हो गए 7 अल्फा एच। कितने हो गए बेटा, 7 अल्फा एच। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उतना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होता है, आपको पता ही है ना। सिमिलरली यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितने अल्फा एच है बेटा, यहाँ 2 है, ये एल्कीन से अटैच देखते हैं अल्फा पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अल्फा एच है और यहाँ पर कितने अल्फा एच है बेटा, एक ही है सिर्फ। सो दैट मीन्स व्हाट, इसमें 3 अल्फा एच है। तो जोन सा जिसमें अल्फा एच ज्यादा होंगे
वो क्या होगा गाइस, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा या मोर स्टेबल एल्कीन होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोल देंगे सेडजिव। ये सेडजिव प्रोडक्ट है क्योंकि ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो जो स्टेबल एल्कीन होते हैं सेडजिव बोलते हैं, और जो थोड़ा लेस स्टेबल एल्कीन होते हैं हॉफमैन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर एक टर्म होता है इसे बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन हो गया, ये वर्ड लोग बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हॉफमैन प्रोडक्ट बन गया, दैट्स इट। ठीक है, राइट। तो गाइस स्टीरियोकेमिस्ट्री में आई होप ओरिएंटेशन डायग्राम में समझ में आ गया कि एंटी एलिमिनेशन होता है ऑलवेज। तो जिस साइड से हमारा हाइड्रोजन निकल रहा है उसके ऑपोजिट साइड से ही एच निकलना चाहिए। तो अगर बी आर हमारा डैश पे था तो हमें वो वाला बीटा हाइड्रोजन देखना था जो कि वेज पे होता, ना कि डैश पे। ठीक है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिएंटेशन ऑफ अटैक इन E2। राइट, आगे देखते हैं गाइस, इवन की बात करते हैं हम। नाम से समझ में आ रहा है आई थिंक, हमें अगर E2 समझ में आ गया तो इवन गाइस बहुत ही सिंपल है, इट इज एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर। राइट, तो ये 2 स्टेप में होता है। 1 का मतलब क्या है, यूनिमॉलिकुलर। इसके आरडीएस में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये है ना, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। राइट, तो अगर आप देखो इसमें क्या किया हुआ इन्होंने, कई एग्जांपल ले रखे हैं हमने। अगेन यहाँ पे कार्बोकेटाइन वाली फीलिंग हो रही है। देखो उसने बोला इवन पाथ इज जस्ट लाइक S7 पाथ। अगर S7 हमें थोड़ा पता हो तो उसके बारे में हमें पता है कि वहां पर कार्बोकेटाइन बनना नेसेसरी होता है बिकॉज आयनाइजिंग कंडीशंस आर फेवर्ड। तो इवन भी इज लाइक SN1। तो यहाँ भी क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन फेवर होगा गाइस। अब दिमाग में देखो, जब कार्बोकेटाइन आता है तो दिमाग में रीअरेंजमेंट भी आता है फिर। तो अगर कार्बोकेटाइन बन गया तो उसे रीअरेंज भी कर देंगे, है ना, इट इज पॉसिबल। तो अगेन आप देख सकते हो कार्बोकेटाइन बनते सारे दिमाग में बहुत ऑप्शन खुल जाते हैं कि भाई उसे रीअरेंज कर सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइड शिफ्ट, फिनाइड शिफ्ट, वटेवर, है ना, वो क्वेश्चन आएगा हम देख लेंगे। बट मैं कह रहा हूँ कार्बोकेटाइन बनना इज नेसेसरी यार। ठीक है, तो लिख लेंगे इन पर, इन इवन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन अगर। देखो E2 में गाइस मैंने कहीं कार्बोकेटाइन नहीं बताया, उन्हें बनाया भी नहीं है इनफैक्ट, है ना, कोई चार्ज ही नहीं था जिस टाइम पे, क्योंकि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था उसी टाइम बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। तो ओवरऑल नेट चार्ज क्या आ रहा था बेटा, 0 आ रहा था, है ना, वहां तो कोई चार्ज ही नहीं था। यहाँ तो प्रॉपर ही कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसकी हम स्टेबिलिटी की बात भी करेंगे, है ना। हम कहेंगे कि भाई स्टेबिलिटी अगर है कार्बोकेटाइन की तो इवन अच्छा हो रहा है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो इन इवन formation of carbocation is formation of carbocation occurs। तो ये तो आपको बात क्लियर होगी। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई इवन की रिएक्टिविटी बताओ, तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लोगे। तो कहीं सामसन में आ रहा है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो टर्शरी वाला सबसे फास्ट इवन रिएक्शन देगा, है ना, एलिमिनेशन देगा। तो यहाँ से देख लेते हैं एक बार, कुछ रिएक्शन मैंने दे रखे हैं यहाँ पर जो इवन को सपोर्ट करते हैं। जैसे पहले आप देखिए तो बी आर गाइस निकला, तो यहाँ पर एक टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेशन इवन फॉलो करेगा। और यही बनना गाइस आरडीएस होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज आरडीएस, यू नो दैट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज आरडीएस। सो दैट मीन्स व्हाट, अगर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन आरडीएस है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व, राइट, तो उसकी मॉलिकुलरिटी क्या होगी बेटा, 1 हो जाएगी। अगर मॉलिकुलरिटी 1 है तभी से हम क्या बोल रहे हैं, यूनिमॉलिकुलर पाथ बोल रहे हैं। दैट्स वाई E1, 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिकुलर पाथ। ओके, ठीक है, राइट। तो नीचे यहाँ पर कुछ SM1 की बातें भी दे रखी है, मैंने वो समझाने के लिए दिया था कि बेसिकली कि दोनों ही केस में अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहे हो कि SM1 में कार्बोकेटाइन फेवर होता है, तो एक में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, मतलब एक में क्या होगा, इसके 2 काम हो सकते हैं। इसके 2 काम क्या हो सकते हैं, नहीं मेरे 2 काम कर सकते हैं इस तरीके से, या तो हीट दे दो सिस्टम में तो एलिमिनेशन हो रहेगा, या फिर हमने पढ़ लिया बेस दे दो। अरे बेस तो एलिमिनेशन ही करता है, पता है हमें। तो बेस एलिमिनेशन करेगा, हीट भी एलिमिनेशन करेगा, तो क्या बन जाएगा इस एल्कीन बन जाएगा, विच इज दिस आइसोब्यूटाइलिन। इसका नाम क्या है, राइट, आइसोब्यूटाइलिन। इसे हम क्या कहते हैं गाइस, आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है ना, दोनों से ही बन जाएगा। तो हमें बात समझ में आ रही है कि अगर कार्बोकेटाइन सिर्फ बन रहे हो 2 काम हो सकते हैं उसके, या तो अपना वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले बाय न्यूक्लियोफाइल अटैक विच इज नथिंग बट SN1, या फिर वो क्या करेगा इस अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे बाय एलिमिनेशन। देखो 2 प्रॉपर्टी होती है ना कार्बोकेटाइन के, ऐसे बनता है तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं बाय रीअरेंजमेंट, और कार्बोकेटाइन की हम ऑक्टेट कंप्लीशन करते हैं ईदर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया, अब 2 तरीके हैं इसका ऑक्टेट फिल हो जाए। इसके एम्प्टी ऑर्बिटल कोई भर दे आके, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ले मतलब, तो SM1 हो जाएगा जैसे यहाँ पर हो गया। ठीक है ना, या फिर क्या हो, एक डी प्रोटोनेशन से एल्कीन बन जाए जिससे सबका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आप देख लो सबका ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीशन के 2 यहाँ पर बेसिकली तरीके बताए गए हैं, एक SN1 तरीका और एक E1 तरीका। हमें कौन सा फॉलो करना है, E1 इन दिस क्लास। ओके, राइट,
फाइन। तो गाइस थोड़ा हमें आइडिया हो गया कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, 2 स्टेप्स में होता है। सेकेंडली, पहला स्टेप देखो ये था, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस वाज द सेकंड स्टेप, दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। ठीक है, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। तो उसके हिसाब से हमारा 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। और क्योंकि ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इन्वॉल्व रखता है यहाँ पर, तो हम उन हेलाइट्स में इवन कराएंगे जहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। तो इस क्वेश्चन आया हुआ इस पे 2020 के अंदर जेई मेंस में, तो अभी हम देख लेंगे कैसे आया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं ना, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ इनको जो मेरे साथ हैं लेक्चर देख रहे हैं, अपने नोट्स बनाओ अच्छे से, और तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे इन जेई मेंस एंड जेई एडवांस। ठीक है, राइट। अब इसका ओरिएंटेशन देख लेते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। आई होप हमें इस बात समझ में आती है, जैसे मैंने बोला अभी कि कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंज भी करेगा। तो वही हुआ गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हुआ क्या कि बी आर हमें दे रखा है, ये लिविंग ग्रुप है, बाहर निकला पहले, इसने यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट कर दिया। अब ये क्या है, अभी 2 डिग्री है। हमें पता है गाइस, अगर एक कार्बोकेटाइन, ध्यान से देखना, अगर एक कार्बोकेटाइन यहाँ क्रिएट हो जाए तो टर्शियरी बन सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे इस तरीके से, है ना। तो हमने क्या किया, हमने हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया, यहाँ देखिए आप, वी हैव डन हाइड्राइड शिफ्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, H माइनस की फॉर्म में निकाला, ताकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाए, दैट इज टर्शियरी। और टर्शियरी कार्बोकेटाइन गाइस और ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी भी यूज की जा रही है, दैट इज स्टेबलाइजेशन एंड कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। तो अभी हमने क्या किया, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करा है। इससे ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन। तो या तो बेस लेंगे, तो यहाँ पर गाइस H2O या फिर इन्होंने ETOH एज अ बेस ले रखा है, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, और या फिर इन्होंने या आप हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तब भी एलिमिनेशन हो जाता है गाइस, नो प्रॉब्लम, है ना। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग से भी एलिमिनेशन हो जाएगा, और आपका क्या नाम है, एक ऐसा माइल्ड बेस लेने से भी, बेस लेने से कहीं एलिमिनेशन हो ही होगा, हमें पता है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस लेने से भी एलिमिनेशन हो ही जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर ना, H जो निकालना है गाइस, उसकी पोजीशन 2 डिफरेंट आ रही है, ध्यान से देखना प्लीज एक बारी। अल्फा पोजीशन ये भी है, अल्फा पोजीशन ये भी है, अल्फा पोजीशन ये भी है। चलो ये तो ध्यान से अगर देखे भैया, है ना, अगर आंखें जरा ध्यान से खोल के देखें, आंखें अगर नींद आ रही है तो आगे मसल के देखें, तो ये दोनों पोजीशन तो सेम ही लग रही है, दीज टू पोजीशन आर सेम। तो एक ही बात है, एक ही काउंट करूंगा, और ये पोजीशन डिफरेंट लग रही है मुझे। तो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन जब निकालना होता है ना, हमें मतलब देखो बीटा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं वैसे, क्योंकि इस पोजीशन पे, राइट, देखो इस पोजीशन पे क्या था, Br था, है ना। ऐसा नहीं कि अल्फा हाइड्रोजन निकाल देगा इस, मैंने जो ग्रुप होता है ना उसके साथ वाला कार्बन से हाइड्रोजन निकालना होता है। जैसे E2 में क्या किया था हमने, E2 में ये किया था कि जो Br था उसके साथ वाले कार्बन के साथ हमने हाइड्रोजन निकाला। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर कार्बोकेटाइन एक ग्रुप है बेसिकली, उसके साथ वाले कार्बन से H निकालेंगे, ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, तो 2 पोजीशन है, या तो क्या होगा, ये वाला H निकलेगा या फिर ये वाला H निकलेगा। ठीक है, अगर लेट से गाइस ये मान इसको नाम दे दिया मैंने, A है ये B है, अगर मैंने AH निकाला, अगर मैंने AH निकाला तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, एक ही बात है, अगर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो यार, इट्स नथिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दोनों सेम प्रोडक्ट है, दोनों ही क्या है गाइस, सेम। ठीक है ना। और अगर बी वाला H निकालते तो गाइस क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्वेश्चन आता है कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो गाइस जब भी एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी हो, एल्कीन का मेजर और माइनर प्रोडक्ट देखना हो, तो स्टेबिलिटी चेक की जाती है। तो बताया तो आपको मैं, यहाँ पर एल्कीन को अगर हम देखें तो एल्कीन से गाइस कितने H अटैच हैं, यहाँ पर 9 अल्फा H है, ये और ये तीनों के पास अगर 3 अल्फा H है, तो क्या हो गए 9 अल्फा H। मैंने बताया भी था ये पीछे, जितने अल्फा ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, लिख लेते कहीं पर, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा H, हायर इज द stability of alkene by hyperconjugation। ठीक है गाइस, हमने 11th में पढ़ा था वैसे ही, ठीक है, तो उसको याद कर लीजिएगा प्लीज एक बारी, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, राइट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है ना, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 9 अल्फा, और यहाँ कितने आ रहे बेटा, देखो यहाँ आ रहे सिर्फ, यहाँ एक अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, कितने आ रहे 5 अल्फा। तो ऑब्वियसली होता है 9 वाला स्टेबल ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा अल्फा रख रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या होगा, ये सेटजिव होगा, तो बोल सकता हूँ ना मैं, तो समझ में आई आपको, ये सेटजिव प्रोडक्ट होगा। और ये वाला क्या होगा इस हॉफ में, मैं बताया था सेटजिव कौन सा होता है, मोर सब्सटीट्यूटेड, है ना, या फिर आप बोलते हो मोर स्टेबल, एक ही बात है। मोर सब्सटीट्यूट होना गाइस मोर अल्फा H, कैसे भी बोल दो यार, अलग अलग बोलने के तरीके हैं बेसिकली, राइट, है ना। कोई बंदा होता है उसको
चुन्नू मुन्नू राम शाम जो भी बोलते रहते हैं कहीं अलग जगह, वही वाली फीलिंग है कि बेसिकली अगर आप बोल दो सेट जिप्स का मतलब मोर स्टेबल, इसका मतलब मोर सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, इट्स वन इन द सेम थिंग। हॉफमैन का मतलब लेस नंबर ऑफ अल्फा एच, लेस स्टेबल, लेस सब्स्टिट्यूटेड, राइट? इस तरीके से नाम आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस इवन, ठीक है। अभी मैंने एस एन वन और इवन की गाइस वो नहीं करी, कंपैरिजन नहीं किया, ना मैंने एस एन टू ई टू का कंपैरिजन किया है। तो उसकी एक अलग से मैं क्लास लूंगा जिसमें सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन टॉपिक होगा, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तो हम एलिमिनेशन की बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो क्वेश्चन अब कैसे आते हैं इसमें देखते हैं। गाइस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट बोल रहा है एक्स। वो कह रहे हैं इससे रिएक्शन कराओ या फिर इससे रिएक्शन कराओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रोडक्ट एक्स बताना है, ठीक है। तो गाइस आपको दोनों को पता है, हम अभी पढ़ भी चुके हैं, दोनों ही हमारे रिएजेंट क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दोनों ही क्या करेंगे गाइस, ई टू मैकेनिज्म करेंगे। क्या करेंगे, ई टू, बिकॉज देखो अगर बेस गिवन है तो ई टू कराना खत्म। अगर इवन कराना है तो उसके लिए तो हीट, उसके लिए कार्बोकेटाइन बनाएगा पहले, उसके लिए हीट दे रखी होगी और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल, तो गाइस मतलब आई वुड से मतलब बेस दे के हम पहचान जाएंगे यहाँ पर ई टू मैकेनिज्म कराना है बेसिकली, ठीक है ना, राइट। तो क्या करेंगे, हमें याद है ई टू मैकेनिज्म के लिए क्या करना है, हमें एंटी एलिमिनेशन कराना है। तो गाइस यहाँ पर नीचे अगर लेट से अल्फा पोजीशन में बी आर है तो मुझे ऊपर साइड से एच निकालना पड़ेगा। तो ये वाला एच में ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, तो ऑटोमेटिकली मैं वो वाला एच निकालूंगा जहाँ पर एच ऊपर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बेस आया ई टी ओ माइनस, उसने क्या किया, ये वाला एच निकाला। ऊपर से क्यों निकाल रहा है, बिकॉज एंटी एलिमिनेशन करना चाहते हैं। ये वाला एच क्यों निकाला उसने, बिकॉज एंटी एलिमिनेशन नहीं होगा ना, क्योंकि नीचे बी आर है तो नीचे एच होगा, गलत होगी बात, ऊपर एच होना चाहिए। तो क्या होगा, ये निकालेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और बी आर यहाँ से निकल जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, राइट, इस तरीके से। ठीक है, आपका ये क्या आ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट गाइस, ठीक है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर कि हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या आ रहा है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा एंटी एलिमिनेशन फेवर कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन और अटैक ऑफ ई टू मैकेनिज्म फेवर हो गया है ना, बेसिकली वो प्रूव हो गया यहाँ पर। एनीवे नेक्स्ट देख लेते हैं आगे गाइस। हमने ये पढ़ लिया है, अगेन दोबारा से बढ़िया, हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। हमने पढ़ लिया है कि ई टू रिएक्शन हमारा कब होता है, जब हमें एक बेस दे रखा होता है, वो ठीक है। बट हेलाइट्स में हमारे कैसे होने चाहिए, 3 डिग्री या 2 डिग्री होने चाहिए, जो कि हमारी ई टू रिएक्शन आसानी से दे देते हैं, ठीक है। बट चलो इसने बोल ही दिया है कि यहाँ पर ई टू रिएक्शन ही करानी है, तो फिर तो 1 डिग्री से भी करा देंगे, है ना, मजबूरी है, क्या करें, क्वेश्चन ने बोल दिया हमें। अदरवाइज यू शुड नो, जब भी सबस्ट्रेट दे रखा होता है तो 2 डिग्री और 3 डिग्री आर द सबस्ट्रेट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ई टू रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं होता तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, तो बेस ही एलिमिनेट कर पाएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं बेटा विच आर द फॉलोइंग एल्काइलाइट्स, ये मोर देन वन करेक्ट था, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एल्काइलाइट्स कैन गिव अ मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स इन ई टू रिएक्शन। तो बेटा मिक्सचर ऑफ एल्कीन देने के लिए आपको पता है, आपको ना नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन चेक करने हैं। जितने डिफरेंट टाइप से बीटा हाइड्रोजन होंगे उतने मिक्सचर प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहले को देखूँ मैं, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये बीटा सेम है दोनों, राइट, और ये वाला बीटा डिफरेंट है। सो क्लियरली बीटा वन ले लेते हैं, बीटा टू, ना ये भी बीटा टू। तो यहाँ पर 2 बीटा पोजीशंस हैं, इसलिए यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आंसर क्या ये है ना। तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन on E2 gives mixture of alkenes, right? सिमिलरली यहाँ भी देख लेते हैं, बी पार्ट में लेते हैं, तो बी पार्ट में एक ही बीटा पोजीशन है, दोनों सेम ही है दोनों, तो क्या होगा, कोई मिक्सचर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, नो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दैट्स इट। सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में गाइस अगर ये अल्फा पोजीशन है तो आपको पता है ये बीटा और ये बीटा सेम है, और ये बीटा क्या है गाइस, डिफरेंट है, बीटा डैश। तो नेचुरली यहाँ भी होगा, 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, तो यहाँ भी यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, गिव्स mixture of product, right, upon E2। अगर आप इससे E2 कराते तो यू गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर देखते हैं गाइस, तो यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन है और यहाँ पर क्या है, बीटा पोजीशन है। अगेन आप देखो एक ही बीटा पोजीशन है, तो ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है कि क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट देगा। तो अगेन ये भी आंसर नहीं होगा, नो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। जितने ज़्यादा अल्फा, जितने डिफरेंट टाइप से कोई बीटा हाइड्रोजन मिलेंगे, उतने आप क्या बोल देंगे, सिंपली यू विल से दैट, है ना, यू विल से दैट कि उतने टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल रहा है, उतना टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्कीन आपको मिल जाएगा।
जस्ट फिगर आउट कि भाई अगर कोई आपसे बोलता है कि मिक्सचर ऑफ एल्कीन बनाओ, तो दैट मीन्स सिंपली लुक फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन। जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन होंगे उतना आसानी से बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं गाइस कैसे क्वेश्चन आए। लेट्स सी। ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ इवन के लिए, कि इवन के लिए क्योंकि यूनिमोलिकुलर है, रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, तो क्या होना चाहिए, रिएक्टिविटी सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। वाई? बिकॉज ये देगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये देगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये देगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सो क्लियरली जो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहा है उतना इवन पाथ से क्या होगा, स्टेबल मोर रिएक्टिव होगा, राइट? तो आंसर सिंपल आ रहेगा इस ए पार्ट 1, 2 एंड 3। देखो बहुत सिंपल था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, राइट? वी ऑलरेडी डिस्कस दिस गाइस, हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं इसको वैसे। ठीक है, इसको करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हाइड्राइड्स अंडरगोस इवन रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट? तो गाइस यहाँ पर आप देखो सभी 2 डिग्री बने हुए हैं, सारे 2 डिग्री हैं, और इनफैक्ट सब सेम सबस्ट्रेट हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लीविंग ग्रुप एबिलिटी की बातें होंगी, क्योंकि सब यार 2 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बना रहे हैं, बट लीविंग ग्रुप जो अच्छा होगा वो क्या करेगा, वो फास्टर कार्बोकेटाइन बनाएगा और फास्टर रिएक्ट करेगा विद इवन। तो गाइस लीविंग ग्रुप की बात करें, FClBrI। लीविंग ग्रुप क्या होता है गाइस, लीविंग ग्रुप डिपेंड करता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज पे। जितना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है उतना एल्कीन, उतना लीविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो अगर आप F-, Cl- और Br- और I- की आप लीविंग ग्रुप टेंडेंसी देखें, तो गाइस सब पे आपको दिख रहा है क्या, एक चीज कॉमन है, ये सब पे नेगेटिव चार्ज है। बट यार आई पे जो नेगेटिव चार्ज है ना काफी स्टेबल लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि ना बहुत ही बड़ी वॉल्यूम पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड होगा, फैला हुआ होगा, लेस स्टेबल होगा। अगर कंसंट्रेटेड होता ना जैसे एफ पे, साइज छोटा है नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, तो कंसंट्रेटेड होगा ना अगर चार्ज, तो क्या होगा गाइस, वो तो बेकार लिविंग ग्रुप होगा भाई, बिकॉज उस पर नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा अनस्टेबल है। तो जितना वीक नेगेटिव चार्ज है, वी कैन से दैट लिविंग ग्रुप एबिलिटी टेंडेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो जितना स्टेबल नेगेटिव चार्ज है उतना आसानी से क्या होगा गाइस, वो लीविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल आएगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, आई पे माइनस काफी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि बड़ी सी वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड है, और एफ पे माइनस कम स्टेबल है क्योंकि कंसंट्रेटेड साइज, कंसंट्रेटेड या स्मॉल साइज पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड है। तो कंसंट्रेटेड है और एक डाइल्यूट कर दिया नेगेटिव चार्ज को मैंने साइज बड़ा करके। तो आई माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, देन Br-, देन Cl-, देन F-। तो इस केस में आंसर क्या होगा इस डी। ठीक है ना, तो जितना आसानी से लिविंग ग्रुप होगा उतना आसानी से क्या होगा, फास्टर कार्बोकेटाइन बनाएगा, है ना, फास्टर रेट से कार्बोकेटाइन बनाएगा, उतने फास्टर रेट से इवन से अंडरगो करेगा रिएक्शन। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट इवन एंड E2 रिएक्शन, राइट? तो जिस हिसाब से ही क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे ही क्वेश्चन मेजरली पूछे जाते हैं। तो हमें बस फैक्टर्स पता होने चाहिए, कब एलिमिनेशन E2 फेवर होगा, कब इवन फेवर होगा, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट और क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, बाय बाय।